एक बार फिर से आप सभी लोगों का एसएच क्लासेस में स्वागत है। साथियों, अभी जो चल रहा है हम लोग का एनसीईआरटी साइंस का सीरीज ये चल रहा है, ठीक है। इस सीरीज के अंतर्गत में ये अगला वीडियो 7वां नंबर वीडियो यहाँ पे होने वाला है। 7वां वीडियो नहीं, मतलब चैप्टर 7 ये होने वाला, आई थिंक 7वां वीडियो भी होगा ये, जिसमें हम पढ़ेंगे जीवों के विविधता। आपको पता होगा जो हम इस किताब को ख़त्म करने के लिए, यानी कि एनसीईआरटी का जो साइंस है उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का जो ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो बुक है एनसीईआरटी थ्रो क्वेश्चंस, ये समान विज्ञान का बुक है, इससे हम आप लोगों का क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला ही सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया गया है? केंद्र युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। दूसरा है कि ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन के विपरीत कार्य करती है जो एक समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो देखिएगा तो केवल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं वो श्रम विभाजन भी करती हैं, वो उसके विपरीत नहीं होती हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए में ही देखिएगा दिया गया है कि यहाँ पौधे और जंतुओं की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर दिया गया है। इसी क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र भी बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और इस क्षेत्र के अंतर्गत में ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कुछ हिस्सा भारत का, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जो क्षेत्र है ना यहाँ पे ये आता है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र में। अगला सवाल है तीसरा नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? अर्नस्ट हैकल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटकर या कार्ल बोस। तो ये जो संबंधित है जैव विकास के धारणा से, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का आंसर होगा चार्ल्स डार्विन के बारे में। नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है इसका। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये सवाल नहीं पूछा गया होगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो है कि अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटकर और कार्ल बोस ने सारे सजीवों की जगत किंगडम नाम बड़े वर्गों में विभाजित करने का भी यहाँ पे इन्होंने प्रयास किया था। नेक्स्ट सवाल आता है कि जीवों को 5 वर्ग में विभाजित किया गया, इनमें से कौन सा सम्मिलित है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी या एनिमेलिया। तो ये सारा जो जगत है ना, ऑप्शन नंबर अगर डी में देखिएगा तो ये पांचों जगत का ही नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जगत के सभी जीव में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। नील हरित सवाल इस जगत का उदाहरण है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल नील हरित सवाल जो है इस जगत के यहाँ पे उदाहरण है, ठीक है। अगर कि इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो मोनेरा जगत के जीवों में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ में अगर के देखिएगा फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें बोल रहा है कि सभी में पाया जाता है, तो ये सभी में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है और कुछ में यहाँ पे नहीं पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और भी याद रखिएगा कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इस जगत के कुछ उदाहरण है। किस जगत के? तो मोनेरा जगत के। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत में आते हैं? तो ये जो आते हैं ना, ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आता है फंजाई यानी कि कवच जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ये जगत मृत जीवी होते हैं। कुछ जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यहाँ पे बोल रहा है। तो यानी कि तीनों जो चीज़ दिया गया है तीनों यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, याद रखिएगा कि जो यहाँ पे फंजाई जो है ना,
काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, एस्परजिलस हो गया, पेंसिलियम एगेरिकस, ये सब फंजाई जगत के कुछ उदाहरण है। जब आप रेलवेज वगैरह के जब वहाँ पे एग्जाम दीजिएगा ना, तो डायरेक्ट रूप से इसका एग्जाम्पल पूछता है कि मशरूम जो है किस जगत का उदाहरण है, तो ये फंजाई जगत का उदाहरण है। ईस्ट कौन सा जगत में आता है, तो फंजाई जगत में आता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि प्लांटी और एनिमेलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। तो अगर के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन ये बी सही होगा, क्योंकि जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। प्लांटी जगत ये यूकैरियोटिक जीव आते हैं, लेकिन इसमें जो कोशिका भित्ति होता है ना, इसमें भी पाया जाता है, यानी कि उपस्थित होता है, न कि अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 9वां नंबर सवाल की प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन से इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है? थैलोफाइटा, मोलास्का, निमेनेटोडा, पेरिफोरा, जिम्नोस्पर्म। तो अगर के इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5, ये जो है ना, ये जो 5 जगत में विभाजित किया गया है, 5 जगत में ये नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। प्लांटी और एनिमेलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए, अब जो 5 जगत का नाम है उसको याद रखिएगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और उसके बाद जंतुओं को जो है, यानी कि 10 फाइलम में बांटा गया है। पेरिफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेंटी हेलमेंथिस, निमेनेटोड, एनिलिडा, अर्थोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। जो अर्थोपोडा ग्रुप है सबसे बड़ा ग्रुप है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ये बोल रहा है। तो अगर के देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है। आई थिंक आपको ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में है कि पेंड्रोफैम गैम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे के वर्ग हैं। एंजियोस्पर्म सभी पौधों में फूल लगते हैं। जिम्नोस्पर्म वर्ग में एक बीजपत्री तथा जबकि एंजियोस्पर्म पौधे में द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। अगर के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट उत्तर दिया गया है। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, हमारा पूछ रहा है, तो पहला भी सही नहीं है और तीसरा भी सही नहीं है। जो सही है यानी कि दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एंजियोस्पर्म के सही पौधे में पुष्प होते हैं, ये सही दिया गया है। अब एक और चीज़ दिया गया है यहाँ पे कि जिम्नोस्पर्म फल के अंदर यानी कि बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, तो नहीं, ये बंद बीज नहीं है, ये नग्न बीज है, खुला में ये देते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में जैसे ही आइएगा आपको यहाँ पे मिलान करना है। पहला यहाँ पे फाइलम दिया गया है और उसका ये उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो अगर कि हम देखते हैं पेरिफोरा, तो पेरिफोरा ये स्पंज में जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन बी बोल रहे हैं, यहाँ पे सिलेंट्रेटा जो दिया गया है, सिलेंट्रेटा हो जाएगा। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है। फिर उसके बाद प्लेंटी हेलमिंथेस में गोल क्रीमी आता है। टैप वर्म जिसको बोलते हैं, फीता क्रीमी। और एक जो बचा है हमारा निमेनेटोडा, वो हमारा गोल क्रीमी होता है, राउंड वर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है, तो देखना है कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है। अगर के ऑप्शन नंबर ए में ही देखिएगा ना, तो बिल्कुल ये राइट दिया गया है। एनिलिडा को वास्तविक देहगुहा होता है, अर्थोपोडा को
जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। मोलास्का में खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में त्वचा कांटों से अनाच्छादित होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अर्थोपोडा जो होता है ना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये याद रखिएगा। इसके अंतर्गत में झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, तिलचट्टा सब कुछ आता है, ठीक है। अब मोलास्का वर्ग के कुछ उदाहरण पूछते हैं, तो मोलास्का वर्ग में याद रखिएगा घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, यूनिया, काइटोन, ये सब आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूछा जाता है ऑक्टोपस के बारे में पूछा जाता है कि ऑक्टोपस जो है किस वर्ग के अंतर्गत में आते हैं। तो ये जो आता है ना, मोलास्का में आता है। उसके बाद आप इकाइनोडर्मेटा के बारे में याद रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में स्टार फिश हो गया, समुद्री आर्चिन हो गए, पंख तारा, समुद्री खीरा हो गया, ये सब इकाइनोडर्मेटा में आता है। सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछा जाता है वो स्टार फिश के बारे में पूछा जाता है कि स्टार फिश किस जगत में आता है। तो ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत में आता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है कि प्रोटोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। नोटोकार्ड प्रोटोकार्डेटा वर्ग के जंतु का एक लक्षण है। वास्तविक मेरुदंड उपस्थित वर्टिब्रेटा जंतु का एक लक्षण है। यहाँ पे दोनों लक्षण के बारे में दिया गया, तो दोनों ही ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कशेरुकी फाइलम से संबंधित है। आपको यहाँ पे एक कूट दिया गया है, कौन कौन सा सम्मिलित है, तो देखिएगा मत्स्य भी है, एम्फीबिया भी है, रेप्टाइल्स भी आते हैं, इसमें पक्षी भी आते हैं, और इसमें मैमल्स भी आते हैं, यानी कि स्तनपायी भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये अंडे देने वाले जंतु हैं, ये असमतापी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। उपर्युक्त विशेषताओं में से विशेषताएं मत्स्य, जल, स्थलचर, उभयचर जिसे बोलते हैं, तथा सरीसृप वर्गों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। यानी कि इसमें से जो बताना है कि कौन सा जो चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ों में पाया नहीं जाता है। तो अगर के ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि जो कि दिया गया है कि इनका जो हृदय होता है त्रिकक्षीय होता है, नहीं, ये जो हृदय होता है ना वो द्विकक्षीय होता है, ना कि त्रिकक्षीय होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दोनों समतापी जीव होते हैं, इसमें चार कक्षीय हृदय होते हैं, इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। आपको पक्षी और स्तनपायी के अंतर्गत में बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो तीनों यहाँ पे ये सही हो जाता है। पक्षी और स्तनपायी दोनों वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत में आते हैं। पक्षी समतापी होते हैं। अब इसमें हृदय में चार कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग को जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यहाँ तक वीडियो देखते आ रहे होंगे तो मनुष्य में कितना कोष्ठक पाया जाता है हृदय के अंतर्गत। पक्षी भी जो सांस लेता है वो फेफड़ा से ही सांस लेता है। और यहाँ पे देखिएगा स्तनपायी भी समतापी प्राणी होते हैं और इनमें भी चार कक्षीय यहाँ पे हृदय पाया जाता है। ये सारा चीज़ याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल है कि जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले कोरोलस लिनियस द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीन्स स्पीसीज को ही ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ पे दिया गया है कि आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है। तो अगर के देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक पद्धति को सबसे पहले क्रोलस लिनियस द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये चीज़ है ना अनंतों बार यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों पर आधारित थी। द्विनाम जो पद्धति होता है उसको लिखने का कुछ तरीका होता है। जीन्स का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होनी चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होनी चाहिए, और छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम जो होता है इटैलिक्स से लिखे जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। उभयचर मतलब कि जो पानी में भी रह ले और जो यहाँ पे स्थल में भी रह ले। आपको बताना है कौन सा उभयचर नहीं है। मेढक उभयचर है, यहाँ पे टोड़ा आपका उभयचर है,
सैलामेंडर जो है उभयचर है। और अगर के ऑप्शन डी में आइएगा, यहाँ पे समुद्री घोड़ा, ये हमेशा पानी में रहता है। तो ये आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? ऑस्ट्रिच, सॉरी कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली, किंग कोबरा। तो यानी कि सरीसृप का आपको बताना है, तो नहीं है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सरीसृप वर्ग में नहीं बल्कि पक्षी जगत में ये आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग को बोलते हैं ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? सील, व्हेल, मगरमच्छ और डॉल्फिन। स्तनपायी यानी कि जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा तो मच्छर जो होते हैं ना, ये स्तनपायी नहीं सरीसृप में आते हैं। क्योंकि जो मगरमच्छ होते हैं ये अंडे देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग याद रखिए, बहुत बड़ा जीव होते हैं फिर भी ये अंडे देते हैं, न कि बच्चा देते हैं। इसीलिए ये जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है। बाकी जो सील हो गया, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब स्तनपायी के अंतर्गत में आता है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो आप लोगों का वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत, गति के अंतर्गत में ये वीडियो आने वाला है, ठीक है। बाकी चैप्टर नंबर 7 तक यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। क्लास 9th का जो आपका NCERT है, बाकी ये जैसे ही ख़त्म होता है नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।